नमस्कार विद्यार्थियों, आपका हमारे चैनल अभयकांत एकेडमी पर बहुत-बहुत अभिनंदन है। साथियों, आज से हम कक्षा 9वीं की भूगोल की पाठचर्या शुरू करेंगे, जिसमें प्रथम चैप्टर भारत का आकार एवं स्थिति को आज हम अध्ययन करेंगे। साथ ही हम आज ये भी जानेंगे कि भारत के जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों की सीमा एक दूसरे से लगती है। तो आपको इस चैप्टर से पढ़ने से पहले यह अवश्य ज्ञात होना चाहिए, जानना चाहिए कि भारत की जितने भी राज्य हैं, जिसमें 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं, ये एक दूसरे से कहाँ अपनी सीमा बनाते हैं, इनकी अवस्थिति कहाँ है और कितने राज्यों के जो बॉर्डर हैं, वो किन-किन राज्यों से लगते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम दिल्ली को ले लें, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी सीमा 2 राज्यों हरियाणा एवं यूपी से लगती है। इसी प्रकार अन्य राज्यों के विषय में आपको जानना होगा। इसमें सहायता के लिए आपको हम थोड़ी मदद कर देते हैं। इसका आगे का कार्य आप अपने घर पर अवश्य करेंगे। हालाँकि मैं चैप्टर में सब कुछ पढ़ाऊँगा, लेकिन इससे पहले आप यह कार्य करने का अवश्य प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप शुरू करेंगे झारखंड से। झारखंड झारखंड के ऊपर में आप देखेंगे तो बिहार आता है। बिहार के ठीक पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से थोड़े ऊपर जाएँगे तो आपको उत्तराखंड मिलेगा। उत्तराखंड से ठीक ऊपर जाएंगे तो आपको हिमाचल प्रदेश मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के ठीक ऊपर जाएंगे तो आपको लद्दाख मिलेगा, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख के ठीक पश्चिम में जम्मू एंड कश्मीर है आपको, और जम्मू एंड कश्मीर से नीचे आपको पंजाब, इसके बाद पंजाब के नीचे हरियाणा, हरियाणा के नीचे आपको राजस्थान, राजस्थान के नीचे गुजरात, गुजरात के ठीक जब आप पूर्व की ओर देखेंगे तो आपको मध्य प्रदेश मिलेगा। मध्य प्रदेश के ठीक नीचे महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के ठीक नीचे गोवा, गोवा के ठीक नीचे कर्नाटक, कर्नाटक के ठीक नीचे केरला। केरला से जब आप पूरब की ओर देखते हैं तो आपको तमिलनाडु राज्य दिखेगा। तमिलनाडु राज्य के ठीक ऊपर में आप देखते हैं तो आंध्र प्रदेश दिखेगा। आंध्र प्रदेश से ठीक ऊपर देखेंगे तो आपको तेलंगाना दिखेगा। तेलंगाना के बगल में एक और राज्य है जिसका नाम आपका उड़ीसा है। उड़ीसा से ऊपर आएगा आपका वेस्ट बंगाल। तो ये इतने राज्य हो गए जो आपको नक्शा सामने रख करके देखना है, और इसी क्रम वाइज अगर आप याद करने का प्रयास करते हैं, देख कर के बार-बार देखते हैं, तो बारंबारता में आपको जल्द ही याद हो जाएगा और कभी नहीं भूल पाएंगे आप। बिना नक्शे के राज्यों को याद करने का प्रयास नहीं करें। अब तक आपने राज्य एवं राजधानियां बिना नक्शे के जरूर याद किया होगा, लेकिन अब आप उच्च कक्षा में आ चुके हैं तो आपको इस प्रकार से पढ़ना चाहिए। साथ ही जो 7 सिस्टर स्टेट्स होती हैं, जिनके 7 बहनें कहा जाता है, उनके विषय में भी जान लीजिए। जो शुरू होती है मेघालय से। मेघालय के ऊपर में आप देखेंगे तो असम मिलेगा आपको। असम के ऊपर में देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश से ठीक नीचे आएंगे तो नागालैंड, नागालैंड के ठीक नीचे मणिपुर, मणिपुर के ठीक नीचे मिजोरम, और मिजोरम के फिर आप देखेंगे बगल में तो आपको मिलेगा त्रिपुरा। तो ये आपके 7 स्टेट हो गए जिनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है। आप देखेंगे मेघालय 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इन 7 स्टेट्स को 7 सिस्टर्स स्टेट्स या 7 बहनें कहा जाता है। और ये उत्तर पूर्व के राज्य हैं, ध्यान रखेंगे आप, ये उत्तर पूर्व के राज्य हैं। चलिए, तो आपका ये होमवर्क है, आप इसे जरूर करने का प्रयास करेंगे, आपको अधिक लाभ प्राप्त होगा। आइए अब हम चैप्टर पढ़ाते हैं। चैप्टर में हम शुरू करेंगे सबसे पहले भारत, आकार और उसकी स्थिति। चलिए, कहता है कि भारत विश्व का प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। तो हमें पता है भारत हमारा सबसे पुराने देशों में से एक है, हमारी संस्कृति सबसे पुरानी है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। ध्यान दीजिएगा एक एक शब्द पर। ये अगर आप आज ध्यान से पढ़ते हैं तो आने वाली परीक्षाओं में जब कंपटीशन के एग्जाम भी बैठेंगे तो वहां भी आपको लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि एनसीईआरटी का एक एक शब्द जो है ना वो डिक्शनरी है। समझिए कि यहाँ से डायरेक्ट उठाकर प्रश्न आपके सामने रख दिया जाता है। तो बहुमुखी उन्नति किया है, अर्थात बहुमुखी उन्नति अर्थात किन किन क्षेत्रों में उन्नति। तो सबसे पहले कृषि में, उद्योग में,
तकनीकी तकनीकी कहते हैं टेक्नोलॉजी में। और इसी प्रकार सर्वांगीण आर्थिक विकास अर्थात हर प्रकार से इकोनॉमिकल डेवलपमेंट आर्थिक विकास किया है भारत ने। और कैसा विकास हुआ है? तो अद्भुत प्रगति हुई है। कैसी प्रगति, कैसा विकास? तो अद्भुत विकास हुआ है। साथ ही आगे कहता है कि भारत का विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान है। ध्यान रखिएगा कि भारत का विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आगे बढ़ते हुए सेकंड पॉइंट में कहता है आपको इसकी स्थिति के बारे में। भारत एक विशाल देश है। हाँ, तो हमें सबको पता है कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। आगे आपको यही पढ़ने को मिलेगा। यह उत्तरी गोलार्ध, ध्यान देंगे, इसको हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, उत्तरी गोलार्ध क्या होता है ये आपको हम आगे बताते हैं। और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, ध्यान रखिएगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश, ध्यान रखिएगा उत्तर, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में है तो जहां से शुरू होता है वह स्थान भी उत्तर में ही पड़ेगा, और जहां भारत का सीमा दक्षिण में समाप्त हो रहा है वो भी दिशा को उत्तर ही कहा जाएगा। ठीक है, जैसे आप देखेंगे भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, चलिए नीचे देख लेते हैं हम। ये देखिए नीचे भारत आपको पीले कलर के नक्शे में दिख रहा होगा। भारत ध्यान से देखिए नक्शे में, यहाँ जो है भारत जो है ये भारत का निचला हिस्सा हो गया ये। ठीक है, ये भारत का निचला हिस्सा हो गया जो 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ से शुरू होता है, और फिर भारत का जो उत्तरतम, यहाँ से देखेंगे उत्तर की ओर बिंदु जो है, ये बिंदु जो है वो 37 डिग्री 6 मिनट है। और ये कैसा विस्तार हुआ? तो यही विस्तार जो है ना, जो उत्तर गोलार्ध में, आप देखिए ये जो पूरा नक्शा आप देखेंगे मैप, इसमें हालांकि मैं आपको अक्षांश और देशांतर पर एक अलग से चैप्टर पढ़ा दूंगा, लेकिन यहाँ भी जानना जरूरी है और इसी में मैं आपको और डिटेल में पढ़ा देता हूँ। थोड़ा रुकिए। सबसे पहले ये जो पूरा हमारा ग्लोब है, जो पृथ्वी का एक हूबहू नक्शा के समान है, देखिए इसको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, देखिए ध्यान से, दो भागों में बांटा गया है। ऊपर वाले हिस्से को कहा गया है उत्तरी गोलार्ध, क्या कहा गया है? उत्तरी। और नीचे वाले को कहा गया है दक्षिणी गोलार्ध। तो आप ध्यान से देखेंगे तो भारत तो उत्तरी गोलार्ध में ही आता है। जब ध्यान से देखेंगे तो भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है, और उत्तर में भी 8 4 उत्तर से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के कहाँ 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में जो है ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांशीय क्यों? क्योंकि देखिए ये जो रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, एक सेकंड रुकिएगा, पश्चिम यहाँ हो गया, ये हो गया आपका पूर्व, ध्यान रखिएगा। ऊपर में हो गया उत्तर और नीचे में हो गया दक्षिण, ध्यान रखिएगा, नीचे में हो गया दक्षिण। तो भारत का पश्चिम से पूर्व कह लीजिए, पश्चिम से पूर्व कहिए या पूर्व से पश्चिम कहिए, भारत का जो भारत से होकर जो रेखाएं गुजर रही हैं, या भारत या अन्य देशों से होकर जो रेखाएं, ये रेखाएं जो गुजर रही हैं, जो बीच में 0 डिग्री रेखा है, बीच में 0 डिग्री रेखा है, ये आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा भी होगा, हालांकि आपको याद नहीं होगा, लेकिन बीच में कौन सी रेखा है? ये 0 डिग्री रेखा है। और 0 डिग्री रेखा के उत्तर साइड में, 0 डिग्री रेखा के उत्तर साइड में उत्तरी गोलार्ध और नीचे साइड में पड़ता है दक्षिणी गोलार्ध। अच्छा, ये जो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर रेखाएं जो आगे बढ़ रही हैं, इन्हें ही हम कहते हैं अक्षांश रेखा। इन्हें ही हम कहते हैं क्या? अक्षांश रेखा। ठीक है। अच्छा, ये जो आपको उत्तर से दक्षिण की ओर रेखाएं आ रही हैं, इन्हें हम कहते हैं देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं? ध्यान रखिएगा, देशांतर रेखा। ठीक है, तो ये आपको एक थोड़ा आपको और डिटेल में इसको डेप्थ में पढ़ाया जाएगा, हालांकि पिछले कक्षाओं में अपने क्लास 6 में भी इसके बारे में पढ़ा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि अक्षांश का जाना आपने देशांतरीय विस्तार जो बताया था आपको, देशांतरीय विस्तार उसके बारे में कहता है कि 68 डिग्री 7 मिनट, ध्यान रखिएगा 68 डिग्री 7 मिनट कहाँ पे? तो देखिए यहाँ गुजरात के पास में होगा। यहाँ पे एक सेकेंड रुकिएगा, गुजरात के पास में, इसको मिटाते हैं। हाँ, ये गुजरात के पास में होगा 68 डिग्री 7 मिनट। और गुजरात से लेकर के भारत के एकदम पूर्वी हिस्से में आ जाइए, भारत के एकदम पूर्वी हिस्से में आ जाइए, कहाँ पे? तो अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे कितना बोल रहा है आपको? यहाँ बता रहा है 97 डिग्री 25 मिनट, याद रखेंगे 97 डिग्री 25 मिनट, ध्यान रखेंगे।
तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार हुआ, ये कैसा विस्तार हुआ भारत का ये कैसा विस्तार हुआ, तो ये हो गया आपको देशांतरीय विस्तार। याद कैसे रहेगा, देखिए याद रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है क्या, जो देशों में अंतर बताए। अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर देशांतरी रेखाएं। उत्तर से दक्षिण की ओर कौन सी रेखाएं, देशांतरी रेखाएं, ध्यान रखेंगे। तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट, ध्यान दीजिए यहाँ लिखा हुआ है, देखिए 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। ठीक है। अब देखिए आप कहेगा सर पश्चिम पूर्व कैसे कह रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। देखिए ध्यान रखिए, यहाँ पे एक रेखा है 0 डिग्री रेखा, देखिए ये कौन सी रेखा है, ये आप देखेंगे, ये पूरे देखिए 0 डिग्री रेखा नीचे की ओर आ रही है, ध्यान से देखिए, ये 0 डिग्री रेखा, ये जो 0 डिग्री रेखा है ना, इसके इधर को बोलते हैं पूर्व और इधर को बोलते हैं पश्चिम। ठीक है, इसीलिए इसके इधर जितने भी देश हैं इस 0 डिग्री रेखा के, ये देशांतर रेखा है, इसको पश्चिमी देश कहा गया है, जिसमें अमेरिका आ गया, दक्षिण अमेरिका आ गया, और पूर्वी देश किन्हें कहा गया है, जो पूर्व में आते हैं, जैसे एशिया महादेश के जितने भी देश आ गए। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत का विस्तार जो है ना वो पूर्वी गोलार्ध में है, ध्यान रखिएगा, पूर्वी देशांतर में है। गोलार्ध कौन सा है, गोलार्ध तो उत्तरी गोलार्ध है और पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है, आगे कहता है, ध्यान दीजिएगा कि कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को, अब ध्यान दीजिएगा आगे क्या कहता है, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। आप कहेंगे सर कर्क रेखा क्या है, देखिए मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूं, अभी आपको यहाँ आइडिया हो जाएगा, देख लीजिए आप ध्यान से। देखिए ये हमारा अर्थ हो गया मान लीजिए, ठीक है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि बीच से आप देखेंगे एक रेखा गुजारी गई यहाँ पे, ठीक है। इस रेखा को नाम दिया गया 0 डिग्री रेखा, इसको थोड़ा और डार्क कर देते हैं, इसको कहा गया 0 डिग्री। और ये 0 डिग्री रेखा जो था ये हमारा क्या था, अक्षांश रेखा। ठीक है, जिसको ये 0 डिग्री जो अक्षांशीय रेखा है इसको हम जानते हैं विषुवत रेखा के नाम से, ध्यान रखिएगा, विषुवत रेखा के नाम से। और कुछ नाम इसका है, तो हाँ इसको मध्याह्न रेखा, क्योंकि मध्य में है इसलिए मध्याह्न रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, इस 0 डिग्री रेखा अर्थात 0 डिग्री विषुवत रेखा के ऊपर में पड़ जाता है, नॉर्थ साइड है पता है आपको, यहाँ नीचे साउथ हो गया, इधर में आपको वेस्ट और यहाँ पे ईस्ट हो गया। अब ये जो नॉर्थ साइड जो है उत्तर की ओर, इस साइड जितने भी रेखाएं आती हैं उन्हें कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध की रेखाएं। अभी हम क्या बता रहे थे, कर्क रेखा। तो देखिए 0 डिग्री रेखा को बोलते हैं विषुवत रेखा। उसी प्रकार यहाँ से एक रेखा गुजारी गई है, हालांकि ये सारी रेखाएं काल्पनिक है, रियल में आपको पृथ्वी पर नहीं मिलेगी। पृथ्वी पर कोई भी रेखा खींचना असंभव है, क्योंकि पृथ्वी जो है उबड़ खाबड़ है, कहीं पर्वत है, कहीं पहाड़ है, कहीं नदी, कहीं झील झरना समंदर, तो अब रेखा कहाँ खींचेंगे। तो ये काल्पनिक रेखा है, कल्पना किया गया है। तो ये जो आपको रेखा है इसे ही कर्क रेखा कहा गया है, जिसका एक्चुअल वैल्यू जो है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, याद रखिएगा नॉर्थ, क्यों, क्योंकि नॉर्थ साइड में है। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ में होने की वजह से ये क्या कहला रहा है, कर्क रेखा। और जब यही नीचे की ओर आएंगे आप तो इन्हें कहा गया है मकर रेखा। क्या कहा गया है, मकर रेखा। तो कहेंगे सर इसका भी डिग्री सेम है, तो हाँ बिल्कुल सेम है, इसका भी होगा 23.5 डिग्री, ध्यान रखिए 23.5 डिग्री। बस इतना कुछ कुछ बेसिक चीज जान लीजिए। अर्थ जो है अपने एक्सिस पर झुका हुआ है, ये भी जान लीजिए। 23.5 डिग्री, ये भी याद रखिएगा, डाटा सेम है। 23.5 डिग्री जो है अर्थ झुकी हुई है अपने एक्सिस पर, केंद्र पर, अर्थात पृथ्वी का एक्सिस अर्थात पृथ्वी का केंद्र, ये हो गया पृथ्वी का केंद्र, ये पृथ्वी का केंद्र है। पृथ्वी का केंद्र तो ये होना चाहिए साउथ के एकदम ऊपर में, देखिए ध्यान से, लेकिन पृथ्वी का केंद्र ये है। तो ये जो झुकाव है ना बच्चे, ये जो झुकाव है ये है आपका 23.5 डिग्री का झुकाव है। ठीक है, जब आप एंगल चेक करेंगे तो ये 23.5 डिग्री, क्योंकि एक्चुअल झुकाव तो ये होना चाहिए ना आपका, ये बीच से थोड़ा होना चाहिए, बीच से। हाँ, तो देखिए ध्यान से, यहाँ जो एंगल बन रहा है ना पृथ्वी का, ये बन रहा है 23.5 डिग्री का। तो 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। इसी की वजह से मौसम बदलाव होता है, जो आपको 11th क्लास की कक्षा में आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, डेप्थ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको एक बेसिक जानकारी होगा इसके विषय में। तो इसमें कहा गया क्या कि ध्यान दीजिएगा,
लगभग दो बराबर भागों में, लगभग दो बराबर भागों में पृथ्वी को सॉरी हमारे भारत को बांटती है कौन, 23.5 डिग्री कर्क रेखा। देख लीजिए 23.5 डिग्री कर्क रेखा। तो यहाँ हमारा कुछ इस प्रकार से ऐसे समझ लीजिए ये भारत हो गया। ठीक है, तो भारत जो है 23.5 डिग्री भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। जब आप देखेंगे तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से भारत की, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ, यहाँ के भारत के बीचों बीच से गुजरात से होते हुए रेखा गुजरती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कर्क रेखा भारत को लगभग दो बराबर हिस्सों में बांटती है, यही कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं आगे। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में, ध्यान दीजिएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ध्यान दीजिएगा आप। चलिए इसको देखते हैं, मुख्य भूभाग को ध्यान से देख लेते हैं। देखिए जो भारत है हमारा, इसके दक्षिण में अर्थात यहाँ पे कुछ देखिए, यहाँ पे ये जो आप नक्शे में देखिएगा ये एरिया, यहाँ पे जो है ना क्या है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, और यहीं पे बंगाल की खाड़ी बोलते हैं इसको, ध्यान रखिएगा। खाड़ी किसे कहते हैं जान लीजिए। जैसे आप भारत का नक्शा अगर देखते हैं ध्यान से, भारत का नक्शा, तो भारत का नक्शा कुछ इस प्रकार से ही तो पता होगा आपको, लगभग इस प्रकार से है, थोड़ा सा और बेटर हो सकता है। ठीक है, तो ये जो एरिया है ध्यान देखिएगा, ये जो एरिया है पूरा, ये तीन ओर से, एक तरफ म्यांमार है, इधर म्यांमार है, यहाँ पे आपका आपका बांग्लादेश हो गया और ये भारत हो गया। तो तीन ओर से जो एरिया घिरा हो उस एरिया को बोलते हैं खाड़ी, ध्यान रखिएगा। अर्थात जल का वैसा क्षेत्र, ध्यान से सुनिएगा, जल का वैसा क्षेत्र जो तीन तरफ से भूमि से घिरा हो खाड़ी कहलाता है। अच्छा, द्वीप भी तो आप जान लीजिए, द्वीप किसे कहते हैं। देखिए जो भूमि का वैसा हिस्सा जो चारों तरफ से जल से घिरा हो वो क्या कहलाता है, द्वीप कहलाता है। एक और होता है प्रायद्वीप, ध्यान रखिएगा, एक और होता है क्या, प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप क्या होता है जान लीजिए, जैसे बोलते हैं भारतीय प्रायद्वीप। तो भारत देखिए ध्यान से, भारत का जो ये हिस्सा है, जो दक्षिणी हिस्सा है भारत का, ये वाला जो हिस्सा है, ये तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। एक तरफ दूसरी हिंद महासागर, तीसरा आपका बंगाल की खाड़ी, तो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको प्रायद्वीप बोलते हैं। तो प्रायद्वीप किसे बोलते हैं, भूमि का वैसा हिस्सा जो तीन तरफ से जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। ये कुछ कुछ है जो आपको बेसिक चीजें हैं जानने चाहिए पढ़ाई के बीच में। आइए चैप्टर पर चलते हैं। हाँ, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है, ये तो पता है आपको। तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अब देखिए जो भारत को देखेंगे नक्शा, तो भारत के इस एरिया में जो है ये पड़ जाता है हमारा क्या, लक्षद्वीप पड़ता है, ध्यान रखिएगा। अरब की खाड़ी कहलाती है ये, यहाँ पे लक्षद्वीप है, छोटे छोटे द्वीप है भारत के। यहाँ पे हम आगे भारत नक्शा में डिटेल में समझाएंगे आपको। चलिए, यदि आपके पास बुक हो तो आप साथ में रखें और देखते चलें। आगे ये कहता है कि आप एटलस की सहायता से, देखिए कहा जा रहा है ना एटलस की सहायता से, तो आपको एटलस की सहायता लेनी चाहिए और इन द्वीपों को, समूहों को विस्तार से जानना चाहिए। ठीक है, तो आप अगर सामने हो तो उसे देखें, हालांकि मैं अगले पृष्ठ में आपको इसको समझाने का प्रयास करूंगा। और चलिए मैं इसको थोड़ा साफ कर लेता हूँ। चलिए, अच्छा यहाँ पे एक बात कहता है क्या कि क्या आप जानते हैं, तो भैया हम जाने कैसे, आप बताओगे तो जानेंगे। चलिए पढ़ते हैं। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, जो भारत है क्या है, भारत राज्यों का संघ है, ध्यान रखिएगा, भारत क्या है, भारत राज्यों का संघ है। तो इस भारतीय संघ में जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, जो इंदिरा बिंदु कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या कहलाता है, जब आप ये इंडिया का नक्शा देखेंगे तो ये वाला पॉइंट जो है आपका, ये कहलाता है भारत का ये सबसे दक्षिणतम हिस्सा कहलाता है, इंदिरा बिंदु कहलाता है, इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आगे कहता है क्या कि जो सन 2004 में सुनामी के लहरों के कारण, ध्यान रखिएगा, समुद्र में जलमग्न हो गया था। सुनामी आई थी 2004 में, इंडोनेशिया के क्षेत्र में आई थी। ठीक है, जब आप देखेंगे भारत से नीचे नक्शे में देखेंगे तो वहाँ आपको बहुत सारे कंट्री दिखेंगे, जिसमें आपको लाओस, थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर है ना, बोर्नियो, बहुत सारे देश है। और इंडोनेशिया बहुत बड़े, ऐसे समझिए कि 17,000 के आसपास उसके पास द्वीप हैं, इतना बड़ा देश है, बहुत दूर में फैला हुआ है ये।
है ना, हिंद महासागर क्षेत्र में। तो यहीं पे सुनामी आई थी 2004 में, और इसमें हमारा इंदिरा बिंदु, इंदिरा पॉइंट जिसे कहा जाता है, वो द्वीप था हमारा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक हिस्सा था जो डूब गया था। चलिए, आकार जानते हैं भारत का। कहता है भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। 32.8 लाख, ध्यान रखिएगा। भारत के क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का, ध्यान दीजिएगा आगे, कुल क्षेत्रफल का अर्थात भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4%। डाटा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अभी तो आपको 9th क्लास में का काम भी आएगा, और आगे चल के जब कंपटीशन वाले एग्जाम बैठेंगे तो ये सीधे सीधे प्रश्न आ जाता है। तो अच्छे से पढ़िएगा 9th 10th, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पूरे लाइफ आपके सामने आने वाला है। चित्र 1.2 से स्पष्ट है कि भारत विश्व का कौन सा 7वां बड़ा देश, याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन सा नंबर का देश है, तो 7वां बड़ा देश, ध्यान रखिएगा। भारत की जो स्थल सीमा है लगभग 15,200 किलोमीटर है। स्थल सीमा अर्थात क्या, देखिए भारत जो है इसकी दो सीमाएं हैं, एक तो स्थलीय सीमा है, दूसरा समुद्री सीमा है। स्थलीय सीमा वैसे जैसे चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, है ना, इन देशों से यहाँ पे लगती है, ध्यान दीजिएगा। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो समुद्री तटीय सीमा भी है। तो जो स्थलीय सीमा है, जहां स्थल लग रहा है, जैसे म्यांमार हो गया, उसके बाद चाइना हो गया, फिर नेपाल आपका आ गया, आप मैप में देखेंगे इसको, तो इन सारे देशों से जो लगती है वो 15,200 किलोमीटर है, ध्यान दीजिएगा, 15,200 किलोमीटर है। और समुद्री तट रेखा कितनी है, तो जिसमें आपको अंडमान और निकोबार जो आपको बंगाल की खाड़ी में थे, याद होगा आपको, और लक्षद्वीप जो अरब सागर में पड़ रहे थे, तो इन द्वीप समूहों को मिला दिया जाए साथ साथ, तो जो भारत की तटीय रेखा सीमा है, या तटीय सीमा रेखा बोल सकते हैं इसको, वो 7,516.6 किलोमीटर है। देखिए कहीं भी कुछ भी लिखा हो, आपको एनसीईआरटी को मान के चलना है आगे, ठीक है। तो 7,516.6 किलोमीटर भारत की तटीय सीमा है, जिसमें अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भी शामिल है और लक्षद्वीप भी शामिल है, ठीक है। तो तीन तीन पॉइंट मिल गया आपको, क्या क्या कि 7वां बड़ा देश है भारत, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 15,200 किलोमीटर इसकी स्थलीय सीमा रेखा, और 7,516.6 किलोमीटर इसकी आपको समुद्रीय तट रेखा सीमा इसकी है। साथ ही इसकी जो भौगोलिक क्षेत्रफल जो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है इसका, जो कितना था याद होगा आपको, याद है आपको, अभी पढ़ाया गया है 1 रुकिएगा, 32 कितना है 8 लाख वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखिएगा, बार बार रिवीजन करते चलिए ताकि अच्छे से याद रहे। आगे कहता है, ध्यान दीजिएगा कि भारत के उत्तर पश्चिम में तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। अब ध्यान दीजिएगा, ये वलित पर्वत है क्या, देखिए वलित पर्वत ये कहते हैं इसको फोल्ड माउंटेन। क्या होता है, जैसे आपके सामने मान लीजिए कोई किताब अगर पढ़ा हो या कोई कॉपी पढ़ी हो, तो आप उस किताब या कॉपी को अगर दोनों तरफ से दोनों हाथ रख के पुश करेंगे, अंदर की ओर दबाएंगे, तो वो देखेंगे बीच से उठ रहा है ऊपर की ओर, क्योंकि नीचे तो स्पेस होता नहीं है, तो ऊपर की ओर उठता है। इसी प्रकार ये पर्वत जो है, ये दबाव के वजह से, क्योंकि एक तरफ जो आपका, ये आपको पढ़ाया जाएगा आगे, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड के हिसाब से, तो आप ऐसा समझिए कि ये वलित पर्वत क्या होता है, इस प्रकार ये फोल्डेड माउंटेन होते हैं। कैसे होते हैं ये, फोल्डेड माउंटेन होते हैं। तो वलित पर्वत इन्हीं को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ध्यान रखिएगा, नवीनतम वलित पर्वत है, इससे क्या नाम है आपको पता होगा, ये हिमालय है हमारा वलित पर्वत। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है, ध्यान रखिएगा। अब ये क्या है सर, दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा, तो देखिए जब आप हिमालय के दक्षिणी हिस्से को देखेंगे, हिमालय जो है उसके दक्षिणी हिस्सों को देखेंगे, तो ध्यान से आपको मिलेगा क्या, उत्तर में ये चौड़ा है। तो इसको आगे आप जैसे आप यहाँ देखें, ऐसे समझिए ना, यहाँ देखिए ये भारत है, तो भारत देखिए दक्षिण में जो है भारत, दक्षिण में भारत क्या है, देखिए ध्यान से, दक्षिण में भारत जो है क्या देख रहे हैं, कम चौड़ा है, जबकि उत्तर में अधिक चौड़ा, यही बात कर रहा है आपको, दक्षिण में कम चौड़ा और उत्तर में अधिक चौड़ा है, उसी बात को कह रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिए। हाँ, दक्षिण का भूभाग क्या है,
उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकड़ा होता गया है। तो 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहाँ से, तो ध्यान से देखेंगे, जब ये भारत का नक्शा है, ध्यान से अगर देखते हैं इसको, एक सेकंड रुकिए, साफ कर देते हैं थोड़ा सा। अब देखिए, ये जो है 22 डिग्री जब उत्तरी अक्षांश की ओर देखते हैं, तो 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश लगभग यहाँ पे आसपास पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए नीचे की ओर सकड़ा, सकड़ा होना मतलब क्या होता है, पतला होता चला जाना, है ना। देखिए अब नीचे की ओर पतला होता चला जा रहा है भारत, उसी बात को कर रहा है। आगे कहता है इसके पश्चिम में अरब सागर, ये तो पता है आपको, इसके पश्चिम में अरब सागर है, तब पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी है। असामान्य बात है, तो पता होगा। अक्षांश और देशांतर का जो विस्तार है लगभग कितना है, 30 डिग्री का है। तो सर 30 डिग्री का है, समझ नहीं है अक्षांश देशांतर का विस्तार। तो देखिए अक्षांश और देशांतर दोनों का विस्तार लगभग 30 डिग्री का है। जब देखिए अक्षांशीय विस्तार देखिए कितना था, अभी हमने शुरू में पढ़ा है, आप इसको समझिए, यहाँ समझिए, आप इसको शुरू में आइए। देखिए जब आप, देखिए यहाँ से, जब आप 8 डिग्री, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ, 8 डिग्री 4 मिनट, यही था ना, आपको याद कीजिए, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर में था, घटाएंगे किस में से, 37 डिग्री 4 मिनट, तो एग्जैक्ट आपको आपको 30 तो आएगा नहीं, लेकिन 29 दशमलव कुछ आएगा, जिसको लिया जाता है एज इट इज 30 के इक्वल में, क्योंकि नियरेस्ट को लिया जाता है। तो यही कहा जा रहा है कि जो अक्षांशीय विस्तार है, अर्थात ये जो 8 डिग्री से आपका 37 6 तक, इसके बीच में अंतर देखिए घटा करके, तो 30 डिग्री निकलता है। और साथ ही साथ जब आप ध्यान दीजिए कि 68 7 कहाँ गया, 68 7 से 97 25, ये कितना है आपका, एक सेकंड देखिए साफ कर देते हैं, हाँ देखिए याद कीजिए, ये रहा, ये कितना है आपका, 97 25 है। तो इसको जब घटाइएगा तो भी आपको लगभग आपको 30 के आसपास ही मिलेगा। यही बता रहा है कि जो अक्षांशीय विस्तार है और जो देशांतरीय विस्तार है, ये दोनों हमारा 30 डिग्री का है। ये प्रश्न डायरेक्टली पूछा है कई बार परीक्षा में कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितने डिग्री का है, ऑप्शन में दे देगा आपको 30 35 32, आप समझ लीजिएगा कि 30 डिग्री का है, याद रखिएगा, आसानी है। आगे देखिए, आगे कहता है क्या कि परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है ना। फिर भी आपको क्या लगेगा कि यहाँ से देखिए, आपको अगर आते हैं मैप में, आप देखिए यहाँ से लगेगा आपको कि पूरब से पश्चिम, अर्थात ये जो विस्तार है, ये विस्तार इस विस्तार से कम है, लेकिन ऐसा है नहीं, आपको पूर्व पश्चिम विस्तार ही अधिक है। जब आप देखेंगे तो यह लगेगा आपको। चलिए एक सेकंड रुकिएगा जी। चलिए, गुजरात के अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, वही बता रहे हैं। बोलिएगा सर ये 2 घंटे का अंतर कैसे है। देखिए भारत का, आइए आपको हम अभी क्लियर करते हैं, आगे फिर थोड़ा और जान लीजिए आप। अरुणाचल प्रदेश से ध्यान रखिएगा बस दिमाग में कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, तो गुजरात सबसे वेस्टर्न साइड हो गया देखिए मैप पर, और अरुणाचल प्रदेश सबसे ईस्टर्न साइड, अर्थात पूर्वी छोर अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी छोर गुजरात हो गया। मतलब भारत के गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश में, अच्छा यहाँ कितने डिग्री का अंतर होगा, तो अभी हमने पढ़ा है कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो कितने डिग्री का अंतर वहां पे होगा, वो हो जाएगा, एक सेकंड रुकिएगा, कितने डिग्री का अंतर हो जाएगा, 30 डिग्री का। अभी हमने पढ़ा है, ध्यान रखिएगा, कितने डिग्री का अंतर हो जाएगा, 30 डिग्री का। ठीक है, अभी आपको मैं इस कक्षा के लास्ट में हो सकता है डेप्थ में इसको पढ़ा दूंगा आपको। फिलहाल इसको जल्दी से खत्म करते हैं चैप्टर को, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो कितना डिग्री का बताया गया है यहाँ पे, 30 डिग्री का अंतर है। तो अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच में 30 डिग्री का अंतर है, जो 2 घंटे का अंतर है, ये बताएंगे हम क्यों है आगे। साढ़े 82 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक याम्योत्तर माना गया है, ध्यान रखिएगा। मानक याम्योत्तर क्या होता है, देखिए 82.5 डिग्री, अब देखिए यहाँ पे आपको हम अभी क्लियर कर ही देते हैं, क्योंकि ये डाउट रह जाएगा। देखिए जैसे ये ले लीजिए, ये हमारा अर्थ हो गया। हमने अभी तुरंत बताया था आपको कि ये जो रेखा है ये 0 डिग्री रेखा है, और 0 डिग्री देशांतर रेखा है, हमने बताया था आपको। ठीक है, अब ये 0 डिग्री देशांतर रेखा के जब आप पूर्व में जाते हैं तो 1 डिग्री, है ना,
फिर इसी प्रकार से 2, 3, 4, 5 सब जाता रहता है। तो हमने पढ़ा था अभी क्या कि जैसे मान लीजिए भारत के बीच जैसे बीचों बीच से विषुवत रेखा गुजर रहा है और ये आपका कर्क रेखा हो गया, तो ऐसे ही भारत का नक्शा ले लीजिए। तो हमने अभी पढ़ा था क्या कि भारत के एक छोर से दूसरे छोर के बीच का अंतर कितना है, अभी पढ़ा 30 डिग्री। तो मान लीजिए जो जब सूर्य यहाँ पे, अब सूर्य आता किधर से है, तो ये पता होगा आपको कि सूर्य आता है पूर्व से, ईस्ट से, और जाता है पश्चिम की ओर, ध्यान दीजिएगा। तो जब भारत में सूर्य आता है तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले कहाँ आएगा, अरुणाचल प्रदेश। और जब ये अरुणाचल प्रदेश में आएगा सूर्य, तो सूर्य का प्रकाश अरुणाचल प्रदेश से गुजरात जो पश्चिम में है यहाँ पहुंचने में कितने घंटे का टाइम ले रहा था, ये बताया गया है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात पहुंचने में कितने घंटे का टाइम ले रहा था, याद कीजिए, 2 घंटे। तो सही बात है। अब मान लीजिए सूरज का प्रकाश ऐसा तो नहीं कि अरुणाचल प्रदेश पहुंचा उसी समय गुजरात ही पहुंच जाएगा, नहीं भाई, टाइम पहुंचते पहुंचते टाइम लगेगा। तो ये टाइम कितना लग जाता था, तो 2 आवर लग रहा था। और 2 आवर मतलब कितना, तो बता रहा है क्या कि 30 डिग्री का अंतर है। आपको पता है 30 डिग्री का अंतर है। ऐसे समझिए कि 2 आवर में कितने मिनट होते हैं, 2 आवर में कितने मिनट होते हैं, तो 1 आवर में 60, तो 2 आवर में 2 × 60, है ना। तो टोटल कितने हो गए, 120 मिनट। ठीक है। अच्छा, 120 मिनट सूर्य का प्रकाश अरुणाचल प्रदेश से गुजरात जाने में 120 मिनट का टाइम ले रहा है। तो 1 डिग्री चलने में कितना ले रहा होगा, तो हमें पता है कि अरुणाचल प्रदेश से गुजरात की दूरी कितनी है, 30 डिग्री की अंतर है। देशांतरी विस्तार कितनी है, 30 डिग्री का है। तो 30 से आप भाग दे दो, तो 30 से भाग दोगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 4 कट जाएगा, मतलब 3 4 जाता, कितना आ जाएगा आपका, 4 मिनट आ जाएगा। तो ये जो 4 मिनट हो गया, ये 1 डिग्री ट्रेवल करने में सूर्य को टाइम लग रहा है। मतलब अरुणाचल प्रदेश से जब सूर्य का प्रकाश सुबह सुबह गुजरात पहुंच रहा है, तो इसमें हर 1 डिग्री ट्रेवल करने में वो 4 मिनट का टाइम ले रहा है। ये क्लियर हुआ। ठीक है। तो इस प्रकार से ये 2 घंटे का अंतर आता है। तो बोला गया कि अच्छा सर 2 घंटे का अंतर आता है, तो फिर जब अरुणाचल, मान लीजिए 2 घंटे का अंतर हो रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश में अगर सुबह 6 बजे सूर्योदय हो रहा है, तो उस सूरज को पहुंचने में गुजरात तो 8 बजे आएगा, कि 2 घंटे का अंतर है, 8 बजे आएगा। तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए, तो बाबू ऐसे ही परिस्थिति से बचने के लिए क्या किया गया, भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती थी, है ना। जिस रेखा का नाम क्या है, देखिए ऊपर में यहाँ पे येलो में, 82.5 डिग्री पूर्वीय देशांतर को, ये बीचों बीच को मान लिया गया कि भैया यहाँ जो टाइम हो रहा होगा उसी टाइम को हम आगे क्या करेंगे, ले चलेंगे। यहाँ जो टाइम हो रहा होगा उसी टाइम को हम आगे ले चलेंगे। ठीक है, उसी टाइम को पूरे भारत में माना जाएगा। इसीलिए कहा गया क्या, इसको मानक याम्योत्तर। ध्यान दीजिए क्या कहा गया, मानक याम्योत्तर। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ। तो ये टाइम जोन है भारत का, ध्यान रखेंगे। भारत का 82.5 डिग्री जब रेखा पर सूर्य की किरण पहुंचती है, उस समय जो टाइम होता है उसी टाइम को मान लिया जाता है कि 6 बज गया, चलो 82.5 डिग्री सूर्य पहुंच गया, 6 बज गया। तो 6 जब वहां बजेगा, तो हर जगह भारत में क्या दिखाई देगा, 6 ही टाइम दिखाई देगा, उसी टाइम को माना गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है, याद रखेंगे कहाँ से गुजरती है, मिर्जापुर में, मिर्जापुर जिला है उत्तर प्रदेश का, वहां से गुजरती है ये रेखा भारत के बीचों बीच से। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। ध्यान रखिएगा, जो अक्षांश रेखाएं हैं ये भारत का जब जब भारत में प्रवेश करता है, जब सूर्य, तो सूर्य के प्रवेश करने से ही तो दिन और रात होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ बता रहा है आपको कि ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक याम्योत्तर क्यों माना गया है, पहला बात। तो आप अभी अभी आपको मैंने बताया कि क्यों माना गया है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में सूर्य पहुंचता 6 बजे, तो उस सूर्य को 2 घंटे बाद गुजरात में 8 बजे पहुंचता वो, तो ऐसे में तो दिक्कत हो जाता। अब गुजरात वाले कहते क्या कि भाई 6 अभी बजा है, जबकि 2 घंटा वो लेट है। अरुणाचल प्रदेश कहते नहीं, हमारे यहाँ तो 6 पहले बज चुका है, तो अभी 8 बज रहा है, तो झगड़ा हो जाता। तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया गया, बीच बीच में क्या पड़ता है आपको देखेंगे, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी एक जिला है मिर्जापुर, वहां से एक रेखा गुजर रही थी, उस रेखा को मान लिया गया। उस रेखा का क्या नाम है, 82.5 डिग्री पूर्वी रेखा। ठीक है, तो ये भी बता दिया गया आपको। कश्मीर और कन्याकुमारी में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है, ये आपका होमवर्क है, इसे आप पता करें आप। ठीक है, कश्मीर और कन्याकुमारी में दिन और रात की अवधि में अंतर क्यों है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं, भारत तथा विश्व।
अब देखो भारत तथा विश्व में क्या कहता है कि भारतीय भूखंड जो है, जो भारतीय भूखंड है, ये भूखंड एशिया महाद्वीप में पड़ता है। और एशिया महाद्वीप में भी किधर पड़ता है, तो पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। ध्यान रखिएगा, पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है, बीच में। जब एशिया महाद्वीप को देखेंगे तो पूर्वी एशिया और पश्चिमी एशिया के ठीक बीच में भारत पड़ जाता है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है, ध्यान दीजिएगा। अर्थात जो भारतीय भूभाग है, जब एशिया महाद्वीप को आप देखेंगे तो एशिया महाद्वीप में भारत दक्षिण हिस्से में पड़ता है, अर्थात एशिया के दक्षिण में भारत पड़ता है, ये बताया जा रहा है। आप मैप को देखिए, मैप बिल्कुल निकाल के सामने रख लीजिए, पढ़ते टाइम में बहुत आसान हो जाएगा चैप्टर आपके लिए। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, बिल्कुल। जब भारत के नीचे एक महासागर है जिसको नाम दिया गया है क्या, हिंद महासागर, आप देखेंगे तो हिंद महासागर दो क्षेत्रों को मिलाता है, एक यूरोपीय देशों को और दूसरा पूर्व एशिया के जो पूर्व में जो देश है उनको मिलाता है। भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। अब ध्यान देखेंगे तो पूरे एशिया में देखिए ध्यान से, तो भारत बीच में पड़ता है। बीच में आपको देखिए, आप देखिए मैप में ठीक नीचे देखिए, भारत के ठीक नीचे आपको हिंद महासागर है और भारत उसमें एकदम टॉप पॉइंट की तरह बीच में है, केंद्र में, है ना। और दोनों तरफ से कोई भी अगर जाए, पूर्वी एशिया से कोई जाएगा अगर यूरोप की तरफ, या यूरोप से कोई जाएगा पूर्वी एशिया की तरफ अर्थात इंडोनेशिया की तरफ, तो आप देखेंगे क्या कि भारत दोनों को देख रहा होगा बीच में बैठा बैठा, ये अच्छा उधर जा रहा है, अच्छा तुम लोग जो है यूरोप जा रहा है। तो भारत की स्थिति क्या है, केंद्रीय स्थिति है, बीच में है। देख मैप खोल के रखिएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है ना, ऐसा लगेगा आपको कि दक्षिण का जो पठार है उसका एक छोटा सर जो है वो सबसे नीचे है, ऐसा लगेगा आपको। और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ क्या होता है, पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से, पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से क्या करता है, निकटतम संबंध बनाए हुए है। अर्थात भारत की जो स्थिति है वो केंद्रीय स्थिति है, भारत के बीच में है, सेंटर में है। तो आसपास के देशों से क्या होता है, चाहे वो पश्चिम एशिया हो जाए, चाहे अफ्रीका हो जाए, अफ्रीका के बगल में ही भारत देख रहे हैं आप, चाहे वो यूरोप हो जाए, इनके साथ या पूर्वी एशिया के देशों के साथ संबंध स्थापित करना भारत के लिए आसान है, ठीक है। और वो किस तट के माध्यम से होता है, तो पूर्वी तट। पूर्वी तट मतलब बंगाल की खाड़ी में, देखेंगे ध्यान से, बंगाल की खाड़ी की तरफ से बहुत सारे जो है बंदरगाह है, वहां से जहाजें आती हैं जाती हैं और भारत से रिश्ता बना हुआ है। आगे कहता है हिंद महासागर जो भारत के दक्षिण में है, किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। बिल्कुल आप देखेंगे आसपास के देशों जो जो है वो भारत का सीमा देखिए ध्यान से, एकदम सेंटर में है, हिंद महासागर के बीच में है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम क्या रखा गया है, इसके नाम पर रखा गया है, क्या याद कीजिए, हिंद महासागर, हिंदुस्तान हिंद महासागर, है ना। अब देखिए एक फैक्ट यहाँ पे है, जो फैक्ट से डायरेक्टली याद रखिएगा, फैक्ट ये जो दिया होगा ना बॉक्स में, ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से उठा कर डाल दिया जाता है। पता है सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से, स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गई थी। आज जब स्वेज नहर कहाँ पे, ध्यान से देखेंगे आप, स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर के पास में है, आप देखेंगे तो ये जब खुला था ना, तो उससे पहले यूरोपवासी पूरे अफ्रीका, जब देखेंगे तो यूरोपवासी जो है पूरे अफ्रीका महाद्वीप से क्रॉस कर करके कहाँ पहुंचते थे, ये भारत के पास पहुंचते थे। लेकिन जब ये स्वेज नहर खुल गया तो भारत से डायरेक्ट ये चले आते हैं। आप मैप को खोलिएगा, इसमें आपको देखने को मिलेगा। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज दिया गया है क्या, कि जो विश्व के सबसे बड़े देश हैं उनकी सूची दी गई है। इसमें सबसे बड़ा कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो रशिया है, दूसरे स्थान पर कनाडा, तीसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे स्थान पर चीन, पांचवें पर ब्राजील, है ना, छठे पर ऑस्ट्रेलिया और सातवें पर भारत। तो इसमें आपको याद कैसे रहेगा, तो सिंपल तरीका है, देखिए ध्यान से। सबसे बड़ा तो रूस है। आप मैप को अगर देखेंगे छोटे करके, आप यहाँ मैप पर आएंगे तो आपको दिखेगा क्या, सबसे बड़ा क्या है आपका, रूस है। क्या है, रूस है। रूस कौन से महाद्वीप का हिस्सा है, तो ये एशिया महाद्वीप का, ये सबसे बड़ा क्या है, रूस है। देखिए ध्यान से, ये सबसे बड़ा क्या है, रूस है, ठीक है, याद रहेगा। रूस के बाद सबसे बड़ा क्या है, तो देखिए उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में एक देश है जिसका नाम है कनाडा, वो क्या है, कनाडा है। जब देखेंगे दूसरे स्थान पर कौन था, देखिए याद कीजिए, कनाडा था, तो दूसरे स्थान पर कौन है, कनाडा। इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, ठीक नीचे आ जाएगा इसका, क्या देखिए कहाँ चला गया, हाँ,
ठीक नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये अमेरिका। अब इसमें देखिए ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में दो देश हैं, देखा जाए तो दो महादेश है। असल में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में दो देश हैं। एक है आपका आ जाएगा क्या, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो नीचे की तरफ पड़ता है, अर्थात उत्तरी अमेरिका में पड़ जाता है, उत्तरी अमेरिका के भी निचले हिस्से में पड़ जाता है। और उत्तरी अमेरिका के ऊपरी हिस्से में पड़ जाता है आपका कनाडा, जो दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो तीन याद हो गया। चौथा याद रखिए, चौ से क्या होता है, चौ से चौथा होता है, चौ से चीन होता है, याद रखिएगा। तो चीन हमारा कहाँ है, भारत के ठीक ऊपर में है, यहाँ पे चीन है, ध्यान रखिएगा। भारत के ठीक ऊपर में है, यहाँ पे है चीन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी हमें कितना याद हो गया, चार याद हो गया। अब देखिए भारत कितने स्थान पर है, सातवें। याद रखने तरीका देखिए, भारत कितने स्थान पर है, तो सातवें स्थान पर है, याद रहेगा आपको, ठीक है। तो भारत सातवें पर हो गया। छठे पर कौन है, छठे पर कौन है, अब देखिए छठे पर कौन है, तो क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, याद रखिएगा। छठे पर कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। नीचे देखिए कहाँ गया ऑस्ट्रेलिया, सॉरी ये रहा, ये रेड कलर में सबसे पहले नीचे कहाँ चला जाएगा, ये रहा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये छठा महाद्वीप, छोटा सबसे छोटा सबसे छठा सबसे बड़ा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। तो हमने अभी कितना याद किया, टोटल 6 याद कर लिए, ध्यान दीजिएगा। सातवें नंबर पर भारत था, वो तो याद है आपको शुरू से। चौथे पर चीन, च से चौथा, चीन च से। अच्छा, रशिया सबसे बड़ा था, है ना। रशिया के बाद कनाडा हो गया, जो उत्तरी अमेरिका में पड़ रहा था यहाँ पे, ठीक है। कनाडा के नीचे संयुक्त राज्य अमेरिका। तो एक दो तीन, चौथा आपका ऑस्ट्रेलिया, पांचवा भारत, छठा क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा। तो सातवां एक बच रहा है, तो वो याद रखिएगा, वो कौन है, वो ब्राजील है। वो दक्षिण अमेरिकी देश है, दक्षिण अमेरिका में एक देश पड़ता है ब्राजील, वो पांचवा सबसे बड़ा देश है, ठीक है, याद रहेगा। ये सात आप याद रखेंगे। कई बार आपको एग्जाम में क्रम से लगाने के लिए दे देगा आगे पीछे, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, अभी बात हो रही थी, ठीक है, कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार कितना है। देखिए अभी यहाँ देखिए इस तस्वीर में, आपकी किताब में दिया था, आप किताब खोल के जरूर रखिए पास में। इसमें देखिए क्या था कि भारत का जो है, एक सेकंड, भारत का जो है ये जो विस्तार है 68, देखिए ध्यान से, ये रहा आपका कितना, 68 डिग्री 7 मिनट, और बड़ा कर देते हैं, देख लीजिए। और 97 डिग्री 25, ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश में। तो भारत का ये कैसा विस्तार हो गया है, भारत का ये हो गया देशांतरीय विस्तार। कैसा विस्तार हो गया, ये देशांतरीय विस्तार, ठीक है। जिसमें लंबाई कितनी है, 2933 किलोमीटर। और ये भारत का मानक याम्योत्तर देखिए आ रहा है, भारत के बीचों बीच से कितना था, याद कीजिए कितना था, 82.5 डिग्री, याद है ना, 82.5 डिग्री, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसके अलावा भारत का देख लीजिए अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो ये हमें आपने पढ़ा था कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के ऊपर की ओर जाते जाइए, जिसमें आपकी इसकी लंबाई भी दे रहा है, कितना लंबाई, 3214 किलोमीटर, ठीक है, कितना है, 3214 किलोमीटर। और कहाँ तक, तो 37 तक, याद रखेंगे, कहाँ तक, 37। एक सेकंड रुकिएगा, ये आपका साफ नहीं लग रहा है, हाँ देखिए, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ देखिए 37, अब दिख रहा होगा, हाईलाइट कर दिया आपको। तो 37 डिग्री 6 मिनट, ये आपका कौन सा विस्तार हो गया, ये अक्षांशीय विस्तार। क्यों, क्योंकि ये देखिए ये रेखाएं क्या है, अक्षांशीय रेखाएं हैं। ये कौन सी रेखाएं हैं, अक्षांशीय रेखाएं, ये सारी अक्षांशीय रेखाएं हैं। तो अक्षांश रेखाएं कहाँ जाती हैं, तो पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हैं। कहाँ से, पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है ना, ठीक है। चलिए आगे चैप्टर में आते हैं। ये भारत है आपका, देखिए भारत की अवस्थिति देख लीजिए। कोई भी अगर आता है, ये रूट दिखाया जा रहा है आपको, दो मार्ग दिखाए जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें इसमें दो मार्ग दिखाए जा रहे हैं। एक आपको ये देखिए, आपका ये हो गया समुद्री मार्ग, देखिए समुद्री मार्ग दिखाया जा रहा है आपको, ठीक है। ये सारे समुद्री मार्ग हैं, देख रहे हैं। तो भारत से होकर के ही व्यापार होता है, और यहाँ से जो भी जाए उससे उस पर भारत कर निगाह रखता है। ये आपका हिंद महासागर हो गया पूरा नीचे, ठीक है। और हिंद महासागर के बीचों बीच में भारत हो गया आपका। दूसरा आपका आ जाता है समुद्री मार्ग, ध्यान देंगे। तो जो समुद्री ये वायु मार्ग, दूसरा वायु मार्ग हो गया। तो वायु मार्ग भी देखिए पूरा आपका भारत से होकर ही जाता है, ठीक है। इसलिए भारत की केंद्रीय स्थिति रहती है बीच में। पूरे में देखेंगे तो भारत एकदम बीच में आ जाता है, सेंटर में, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। कहता है भारत विश्व के देशों के साथ संपर्क जो है युगों पुराना है। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा कहाँ से होता था ज्यादा, भूभाग से होता था, है ना, मतलब अर्थात भूमि से होता था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री
प्राचीन काल में भारत आए जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। बोलिए सर इसमें दर्रा से कहाँ से आ गया, दर्रा क्या होता है? देखिए जो पर्वत होता है ना, अब पर्वत कहीं पे टूट गया है तो ये जो स्थान बीच में पड़ गया, ये जो स्थान आपका बीच में आ गया, यही क्या कहलाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, दर्रा हो जाएगा। ठीक है, ये देखते हैं ये क्या हो जाएगा, दर्रा हो जाएगा। एक सेकंड रुकिएगा, चलिए आगे देखते हैं। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। ये सर विचार वस्तु कैसे आते थे? अरे कोई व्यक्ति तो आता था वहां से, या व्यक्ति भारत से भी तो जाते थे कहीं, जो यात्री होते थे, तो जब जाएंगे अपने साथ तो अपने विचार भी ले जाएंगे, अपने साथ कुछ वस्तुएं, खाने पीने की वस्तुएं, पहनने की वस्तुएं ले ही जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार विचार और वस्तु भी ट्रेवल करता था, एक जगह से दूसरी जगह आता और जाता था। भारत का जो पश्चिम मध्य क्षेत्र है, ठीक है, जब भारत देखेंगे यहाँ भारत है, तो भारत के जो पश्चिम में अर्थात ये वाला एरिया, ये जो पश्चिम मध्य का क्षेत्र है, ध्यान देखे रहे देखिएगा, पश्चिम मध्य का क्षेत्र है, वो पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। मतलब भारत का अपने आस पड़ोस के सभी देशों के साथ लगभग अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियां, ध्यान दीजिएगा, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली जिसका इजाद भारत में ही हुआ था, पंचतंत्र की रचना भारत में हुई थी, रामायण भारत में लिखा गया था और उपनिषद भी भारत में लिखे गए थे, ये सभी संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। ठीक है, इसके साथ केरला से आपको मसाले मिलते हैं, पता होगा, मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। तो भारत का व्यापार इन देशों के साथ होता था, अपने पड़ोसी देशों के साथ। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला, बोलेंगे सर स्थापत्य कला क्या है और वास्तुकला क्या है? देखिए स्थापत्य कला क्या होता है, यूनान में जो है ना किस प्रकार के वहाँ भवन बनते थे, है ना, और भवनों का जो डिजाइन होता था वो वास्तुकला हो गया, है ना। तथा जैसे वास्तुकला में क्या आएगा, तो मीनार हो जाएगा, जो ऊंची ऊंची मीनारें होती हैं, गुंबद बने होते हैं, उनका प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है। क्योंकि दूसरे देशों से हमारा संपर्क था तो उनके यहाँ जो स्थापत्य कला या जो वास्तुकला होती थी उसका असर हमारे यहाँ भी दिखा गया, पसंद आया तो लोगों ने बनाया अपने यहाँ भी। भारत के पड़ोसी देश के बारे में चलेंगे अगले टॉपिक में, ही देखें भारत के पड़ोसी देश, इसमें दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है भारत का, ये तो पता है हमें। भारत में कितने राज्य हैं, याद रखिएगा 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 8 है। ठीक है, यहाँ पे ज्ञात कीजिए दिया गया है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, ये से आपको फायदा क्या होगा कि आप भारत के मैप को अच्छे समझ लेंगे। हालांकि मैं एक बार डिस्कशन कर लेता हूँ, देख लीजिए, क्योंकि प्रश्न इसी में से बनते हैं, जितने बॉक्स में होंगे ना समझिए कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, सोचते हैं कुछ है अलग है, लेकिन प्रश्न यहीं से उठा कर डाल देता है एग्जामिनर, क्योंकि उससे पता है कि जो तेज विद्यार्थी होगा, अच्छा विद्यार्थी होगा, वही इन चीज़ों पर ध्यान देता है और वो उन्हीं के लिए प्रश्न हार्ड बना देता है थोड़ा। बाकी तो सारे प्रश्न बना लेते हैं, लेकिन टॉप वही करता है जो बाकी सभी चीज़ों पर ध्यान जाता है जिसका। तो कहता है पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपका होमवर्क है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र में भी बहुत सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, दमन दीव हो जाएंगे, लक्षद्वीप हो गया, और पूर्वी तट पर भी आपको मिल जाएंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, पांडिचेरी वगैरह। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन है? क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान हो गया और सबसे छोटा राज्य गोवा है। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं? तो कौन से ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को भी स्पर्श नहीं करता है तथा समुद्र तट को भी स्पर्श नहीं करता है? तो ऐसे तो बहुत सारे हैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे में आपको मध्य प्रदेश देखिए भारत के बीचों बीच में हो गया, ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसके पास, ना ही समुद्र तट है। ठीक है, अब बिहार नहीं कह लीजिएगा या यूपी नहीं कह लीजिएगा, क्योंकि बिहार के पास समुद्र तट तो नहीं है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, नेपाल है। ठीक है, आगे कहता है पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित कीजिए। ठीक है, तो पहले वर्ग में पाकिस्तान को छूने वाली, तो पाकिस्तान के आप अपना मैप निकालिए, वहां आपको दिखाई देगा पाकिस्तान के जो बॉर्डर को टच करता हुआ राज्य है, उसमें सबसे नीचे आपका गुजरात, फिर आपका राजस्थान। ठीक है, इस प्रकार ऊपर जाएंगे तो आपको पंजाब, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, ये सब मिलेंगे। चीन को आपको लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये सारे राज्य हो गए। म्यांमार को आपको अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर,
ठीक है, देख लीजिएगा। और बांग्लादेश के सीमाओं को छूने वाले आपको पश्चिम बंगाल तो हो ही जाएगा, साथ ही साथ असम भी है, देख लीजिएगा। ठीक है, आगे कहता है क्या, उदाहरण के लिए उन राज्यों को एक वर्ग में रखिए जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से मिलती है, ध्यान रखिएगा। इसी तरह अन्य शेष वर्ग, तो भी जैसे हमने बताया है उस तरह से आप ये होमवर्क करेंगे, इससे आपका और बेटर हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन अर्थात जो तिब्बत जो अभी चीन का हिस्सा है उसके साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ मिलती है। ध्यान रखिएगा, जो भारत की जो सीमाएं हैं, भूमि की सीमा, ध्यान रखिएगा, तटीय सीमा नहीं है, ये सारे भूमि सीमाएं हैं। तो जो बॉर्डर है भारत का वो किनके साथ लगता है, तो उत्तर पश्चिम में, जब उत्तर में ऊपर की ओर और पश्चिम की ओर जाएंगे तो पाकिस्तान, अभी हमने देखा ही है, दूसरा अफगानिस्तान। ठीक है, उत्तर में देखेंगे तो चीन साफ साफ मिल जाएगा या नेपाल मिल जाएगा और भूटान भी मिलेगा। साथ ही पूर्व में जब जाएंगे तो म्यांमार पड़ता है आपको, है ना, अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर, और नीचे में बांग्लादेश। ठीक है, इसके साथ भी तटीय सीमा रेखा हम साझा करते हैं। ठीक है, क्या आप जानते हैं सन 1947 से पूर्व भारत में दो प्रकार के राज्य थे, पहला प्रांत था और दूसरा क्या थी, रियासत थी। वायसराय, उस वक्त जो शासन करते थे वो वायसराय कहलाते थे अंग्रेजों के समय में, 1947 में तो अंग्रेज थे हमारे। तो वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे। ठीक है, जो प्रांत होते थे, जैसे आपको जैसे आपको प्रांत में बिहार प्रांत हो गया, उड़ीसा प्रांत हो गया, ऐसे प्रांत थे छोटे छोटे। ठीक है, और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्त से किया जाता था। अर्थात जो राजा होते थे या नवाब होते थे, ठीक है, उनका अपना एक क्षेत्र होता था और उस क्षेत्र में वो शासन करते थे, लेकिन अपना हेड किसको मानकर, अपना हेड जो है वो वायसराय को मानकर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वायसराय कौन था, तो अंग्रेज का सबसे हेड अधिकारी हुआ करता था उस समय। ठीक है, देखिए भारत का नक्शा देखिए ध्यान से, अब बहुत बड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए भारत के बीचों बीच क्या है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का सीमा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय देश से नहीं लगता है, ना ही आपको, अच्छा, ये बंगाल की खाड़ी देख लीजिए, ये अरब सागर देख लीजिए। बंगाल की खाड़ी में नीचे की ओर देखिए, ये रहा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, नीचे देखिए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा लक्षद्वीप, ये भी भारत का हिस्सा है, देख लीजिए लक्षद्वीप, ये केंद्र शासित प्रदेश है सारे। ठीक है, दमन एवं दीव, दादर एवं नगर हवेली, लक्ष्य, ये आपका केंद्र शासित प्रदेश हो गया, है ना। पुडुचेरी हो गया क्या आपका, केंद्र शासित प्रदेश हो गया। इसके अलावा ऊपर में आप आएंगे तो दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है आपका। पंजाब में यहाँ पे एक चंडीगढ़ है, वो चंडीगढ़ भी केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, तो ये सारे हैं। और जो मैंने आपको एक तरीका बताया है जिसमें आपको याद होगा कि मैंने शुरू में ही बताया है आपको किस प्रकार से आपको राज्यों के नाम याद रखने चाहिए नक्शे वाइज, उसको आप देख लीजिए एक बार। जैसे मैंने कैसे बताया आपको कि जब आप शुरू कहाँ से करेंगे, झारखंड से कीजिए। ठीक है, तो झारखंड से जब शुरू करेंगे आप तो झारखंड से होते हुए बिहार पहुंचेंगे, फिर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, राजस्थान, गुजरात, गुजरात के बगल में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से नीचे महाराष्ट्र, फिर गोवा, गोवा से कर्नाटक, कर्नाटक से आप केरल पहुंचेंगे, केरल से तमिलनाडु पहुंचेंगे आप। ठीक है, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, तेलंगाना से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा, उड़ीसा से जैसे ही आप ऊपर जाएंगे पश्चिम बंगाल पड़ जाएगा। और फिर आपको हमने याद दिलाया था कि मेघालय, फिर आपको असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। तो इस प्रकार से आपको याद रखना चाहिए। ये क्या होता है ना कि आपको उनके क्योंकि कई बार प्रश्न पूछ देता है कि बताएं छत्तीसगढ़ से किन किन राज्यों की सीमाएं नहीं लगती है या लगती है। ठीक है, और फिर आपको चार ऑप्शन दे देंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको ये याद होना चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका भी है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। उससे पहले हमने पढ़ा है क्या, हाँ, तो पूर्व म्यांमार व बांग्लादेश के साथ दक्षिण में, अच्छा देखिए, दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी देश दो द्वीप हैं, समूह राष्ट्र हैं, श्रीलंका और मालदीव। आप मैप को नीचे आइए थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे, ये रहा आपका श्रीलंका और ये नीचे में पूरा मालदीव हो गया, ये पूरा मालदीव हो गया आपका। ये जो अभी हाल फिलहाल न्यूज में बना हुआ था मालदीव, वही मालदीव। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच में
छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। अब देखिए यहाँ जो भारत है इसके नीचे आप देखेंगे ना, तो ये आपका पाक जल संधि यहाँ हो रखा है और ये रहा मन्नार की खाड़ी, क्योंकि 3 ओर से जल से घिरा है। तो ये एरिया जो है ये आपसे प्रश्न पूछ देता है कि पाक जल संधि कहाँ अवस्थित है या पाक की खाड़ी कहाँ है। तो सबसे बड़ी समस्या है कि लोगों को लगता है पाक से पाकिस्तान होगा और बच्चे गलती करे चले आते हैं, तो आप ये गलती से बचें। पाक जो है, पाक याद आए तो याद कर लीजिएगा श्रीलंका, ठीक है। तथा मन्नार की खाड़ी वहीं पे है बगल में। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। तो अभी मैंने बताया आपको ये हमारा भारत में, देखिए यहाँ भारत के दक्षिणी हिस्से में यहाँ रहा लक्षद्वीप, ठीक है, और उसके ठीक नीचे आप देख लीजिए मालदीव। ये भारत के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्से में अवस्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है, वो तो अभी देखा होगा आपने, ठीक है। क्या आप जानते हैं, कुछ बता रहा है। अच्छा ये आप देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, ये उतना इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। यहाँ आपका चैप्टर क्लोज होता है, ठीक है। जैसे प्रश्न, पहला प्रश्न देख लीजिए, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। देखिए प्रश्न आ गया, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन में क्या है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, त्रिपुरा। तो आप इन प्रश्न को आप इसका उत्तर लगा देखिए, लगाइए। तो देखिए 8 राज्य हैं, ठीक है, 8 राज्य हैं। तो याद रखने के लिए गमछा झाड़ होता है, हम लोग याद किए थे, आपको बताते हैं। गमछा, ग से गुजरात, ठीक है। उसके बाद म से मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके अलावा कहाँ गया आपका, हाँ छत्तीसगढ़ तीसरा, चौथा झारखंड, पांचवा पश्चिम बंगाल, छठा त्रिपुरा, ठीक है। उसके बाद सातवां क्या है, मिजोरम। तो कितने राज्य हुए, 1 2 3 4, छत्तीसगढ़ 5, मध्य प्रदेश 6 और गुजरात 7। अब बोलेंगे 8 राज्य सर आप बोल रहे थे, बिल्कुल, एक यहाँ पे राजस्थान भी हो जाएगा। तो हमने क्या क्या देखा, ग म, है ना, और गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान 3 हो गया आपका, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। ये अब प्रश्न बनाइए। राजस्थान बिल्कुल, छत्तीसगढ़ बिल्कुल, है ना, त्रिपुरा, उड़ीसा से नहीं गुजर रहा था, याद है ना आपको, उड़ीसा से। ध्यान से देखिए मैप में, आप ध्यान से देखें, प्रश्न को बनाइए अच्छे से, आप खुद से ढूंढिए इस चीज को, बनाइए। देखिए उड़ीसा से कहीं आपको दूर दूर तक नाता नहीं है, ठीक है, उड़ीसा से दूर दूर तक नाता नहीं है। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न बनाइए, भारत की, देखिए ये प्रश्न, पहला ही प्रश्न आपका मैप बेस्ड प्रश्न था। पहला ही प्रश्न आपका कहीं भी बुक में लिखा हुआ नहीं है, मैप में है ये। तो मैप आपको इसीलिए हमने कहा कि नक्शे पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, ज्योग्राफी में सबसे अच्छे विद्यार्थी आप बन जाएंगे। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, तो ये आप याद कर लीजिए, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है ना 9725, याद है ना, ठीक है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है। ये सारे प्रश्न आप खुद से करें, क्योंकि खुद से करेंगे तो समस्याएं, जब व्यक्ति खुद से करके सीखता है। अभी नई शिक्षा नीति में इसी पर ध्यान दिया गया है कि करके सीखना चाहिए। चलिए आज आपका प्रथम चैप्टर समाप्त होता है। अब द्वितीय चैप्टर दूसरा पाठ जो है हम अगले वीडियो में डाल देंगे। चलिए धन्यवाद।